Welcome dear students, my name is Muhammad Ahsan Aslam, working as subject specialist in chemistry at Divisional Public School and College, Sahiwal. Let's start our today's lecture. Dear students, today we are having first lecture of chapter number 7, Fundamental Principles of Organic Chemistry. आज के हमारे लेक्चर के टॉपिक्स होंगे इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकेंड टॉपिक होगा द स्पेशल फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और लास्ट टॉपिक होगा द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ। ये आज का जो लेक्चर है हम अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले more than 200 years ago, chemists tried to classify compounds into two major categories. Depending upon their sources and properties, compounds were classified into two main categories. Either they are inorganic compounds or they are organic compounds. What are organic compounds? Such compounds which are obtained from living things like plants or animals. Examples are protein and carbohydrates. तो ऐसे कंपाउंड्स जो किसी न किसी लिविंग सोर्स से हमें हासिल होते हैं जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स, ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, सिमिलरली लिपिड्स। ये सारे के सारे जो हैं ये आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं। व्हाट आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स? Those compounds obtained from non-living or mineral sources. Such compounds are known as inorganic compounds. जैसा कि इसकी एग्जांपल है NaCl, sodium chloride, which is known as common salt, and water. So what are inorganic compounds? ऐसे कंपाउंड जो हमें किसी non-living या मिनरल सोर्स से हासिल होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम inorganic compounds कहते हैं। क्योंकि जब केमिस्ट ने इनको क्लासीफाई किया था तो they were totally different in their sources and in their properties. Because when chemists classify them, they are different depending upon their sources and properties. इन दोनों की properties और sources जो थे ये आपस में मिलते नहीं थे, एक दूसरे से different थे। इस वजह से compounds को दो main categories में classify किया गया। अब है सबसे पहले vital force theory. This is really important concept. Early chemists believed that organic compounds could be manufactured only by and within living things, and these compounds could never be synthesized from inorganic materials. साइंसदानों ने बहुत कोशिश की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किसी न किसी तरह से लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाए। जब बार बार की उनकी कोशिश में वो नाकाम हुए तो वो ये बात सोचने पे मजबूर हो गए कि ये शायद ऐसे कंपाउंड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही बन सकते हैं। बिकॉज उन्होंने ये सोचा इन कंपाउंड्स को बनाने के लिए एक ऐसी मेस्मराइजिंग फोर्स की ज़रूरत होती है जो सिर्फ और सिर्फ शायद लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही पाई जाती है। तो उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट डिवेलप हो गया कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को शायद लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है? वाइटल फोर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बनने के लिए एक मेस्मराइजिंग फोर्स की ज़रूरत होती है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही पाई जाती है। इस वजह से इनको लेबोरेटरी में या किसी भी इनऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया नहीं जा सकता है। दिस थ्योरी वाज रेफर्ड टू एज वाइटल फोर्स थ्योरी। देन अ साइंटिस्ट केम हुज नेम वाज फ्रीडरिक वोहलर। इसने लेबोरेटरी में सबसे पहले एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका नाम था यूरिया, इसको एक इनऑर्गेनिक मटेरियल अमोनियम साइनाइड से प्रिपेयर किया। ही ऑब्टेन्ड यूरिया, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द यूरिन ऑफ मैमल्स फ्रॉम अमोनियम साइनाइड, अ सब्सटेंस ऑफ नॉन मिनरल ओरिजिन। तो इसने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया। ये है इसकी केमिकल इक्वेशन, अमोनियम साइनाइड। ये है इसकी केमिकल इक्वेशन जिसमें अमोनियम साइनाइड से इसने यूरिया प्रिपेयर किया। अब इसके इस वर्क की वजह से, क्योंकि इसने जो वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट था उसको गलत साबित किया, क्योंकि उस थ्योरी के मुताबिक किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाया जा सकता है।
तो इसके इस वर्क के बाद, क्योंकि इसने ये साबित कर दिया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबोरेटरी के अंदर बनाया जा सकता है, तो ड्यू टू दिस वर्क ऑफ फ्रेडरिक वोलर जो वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट था वो रिजेक्ट हो गया। अब है उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सिंस द सिंथेसिस ऑफ यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड एनालाइज्ड। तो वोहलर के उस वर्क के बाद हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद के अंदर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं अब ये लेबोरेटरी के अंदर बन रहे हैं और हम इनको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालाइज करने के बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं जिसमें हम देखते हैं कि जो बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन का होना मस्ट है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको दोबारा से फिर रीडिफाइन किया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सच कंपाउंड विच कंटेन्स कार्बन एज एन एसेंशियल एलिमेंट, और सारे के सारे ऑलमोस्ट कंपाउंड्स में कार्बन के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर जैसे एलिमेंट्स भी साथ मौजूद हो सकते हैं। तो मोस्टली जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर मेजर एलिमेंट्स में कार्बन और हाइड्रोजन और इनके साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर वगैरह शामिल होते हैं। तो डू यू नो कि आपके पास कुछ ऐसे भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं रखा जाता है। फ्यू ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर स्टडीड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन कौन से हैं? जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हैं, कार्बन डाइऑक्साइड्स हैं, कार्बोनेट्स हैं एंड बाइकार्बोनेट्स हैं। ये कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम ऑर्गेनिक की बजाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। उसकी रीजन अगेन डियर स्टूडेंट्स वही है, जब हमने कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया था तो हमने बताया था डिपेंडिंग अपॉन सोर्सेज एंड प्रॉपर्टीज। तो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड से टोटली डिफरेंट हैं। तो इस वजह से कार्बन के इन कंपाउंड्स को हमने ऑर्गेनिक की बजाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर स्टडी करना है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलती जुलती हैं। अब है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न डेफिनेशन, organic chemistry is that branch of chemistry which deals with the study of compounds of carbon and hydrogen. They are commonly known as hydrocarbons and their derivatives. So what is organic chemistry? According to modern definition, it is the study of hydrocarbons and their derivatives. तो आइए इनकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले चंद एग्जांपल्स हाइड्रोकार्बन्स की। जैसे नाम में जाहिर है हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे, कार्बन एंड हाइड्रोजन। एग्जांपल नंबर 1 मीथेन, इसके अंदर दो ही एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली इथेन, प्रोपेन, इन सब में कॉमन ये है कि ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो आइए अब हम इनके डेरिवेटिव्स की एग्जांपल्स देखते हैं। मिथाइल अल्कोहल, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन का एटम भी है। तो हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स वही होंगे जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन को कोई दूसरा एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन रिप्लेस कर लेगा। तो ये ऐसे कंपाउंड जो हैं ये हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। सेकंड एग्जांपल CH3CH2Cl, इथाइल क्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन एटम को एक हैलोजन का एटम रिप्लेस कर रहा है। तो ये थी आपके पास कुछ एग्जांपल्स हाइड्रोकार्बन्स की और इनके डेरिवेटिव्स की। तो जो आपकी ब्रांच है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस ब्रांच के अंदर हम इसी तरह के कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन्स और उनके जो डेरिवेटिव्स हैं इनकी स्टडी को डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनके कुछ कॉमन फीचर्स हैं। तो अब हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ कॉमन फीचर्स या इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट है फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नंबर 1, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये कार्बन एटम की नेचर है। इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये जो कार्बन एटम की नेचर है ये बाकी एलिमेंट से इतना डिफरेंट क्यों है। नंबर 2 के अंदर नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नंबर 3 इज सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, क्योंकि ये जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मोस्टली इनका जो बिहेवियर है ये एक दूसरे से मिलता जुलता है। नंबर 4, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे आर कम्प्लेक्स इन नेचर, इनको स्टडी करना इतना आसान नहीं है बिकॉज दे आर रिलेटिवली स्ट्रक्चरली कम्प्लेक्स इन देयर नेचर। नंबर 5, आइसोमेरिज्म। नंबर 6, रेट्स ऑफ देयर ऑर्गेनिक रिएक्शंस। नंबर 7, देयर सॉल्युबिलिटी।
These are some common features which we are going to study in detail. I repeat these points again. Number 1, peculiar nature of carbon atom. Number 2, non-ionic character of organic compounds. Number 3, similarity in their behavior. Number 4, complex nature of organic compounds. Number 5, isomerism. Number 6, rates of organic reactions. Number 7, solubility. सबसे पहली प्रॉपर्टी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। इसमें इस टॉपिक को मैंने सब डिवाइड किया है। कार्बन एटम की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कैटेनेशन। इट इज वेरी फेमस। सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स इज कॉल्ड कैटेनेशन। तो कार्बन के एटम्स के अंदर ये एबिलिटी है कि कार्बन के एटम्स आपस में जुड़ते चले जाते हैं और लंबी चेन वाले कंपाउंड्स बनाते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन का नाम देते हैं। तो इस एग्जांपल के अंदर हम देख सकते हैं कि जो कार्बन के एटम हैं ये कार्बन एटम्स के साथ जुड़ते चले जाते हैं और लंबी चेन वाले कंपाउंड्स बनाते हैं। कार्बन की इस प्रॉपर्टी को हम कैटेनेशन का नाम देते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन एटम के अलावा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी किसी दूसरे एलिमेंट के पास नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी है स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ कार्बन का एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि कार्बन अपने साथ और दूसरे एलिमेंट्स के साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। और ये जो इसके सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, चाहे वो कार्बन और कार्बन का बॉन्ड है या वो कार्बन के दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड है, ये बॉन्ड स्टेबल होते हैं। सो हेंस carbon has the ability to form multiple bonds with carbon also and with other elements like oxygen, nitrogen and sulfur also. आइए इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, कार्बन is forming double bond with oxygen and single bond with hydrogen. Another example, carbon is forming triple bond with nitrogen and single bond with hydrogen. Last example, carbon is forming 4 single bonds with 4 hydrogen atoms. तो इन एग्जाम्पल से हम ये कंक्लूड करते हैं कि कार्बन कार्बन के साथ सिंगल बी, कार्बन कार्बन के साथ डबल बी, कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बी, इसी तरह ज़रूरत पड़ने पे कार्बन दूसरे एटम्स के साथ सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखता है। और ये जो सारे कार्बन के बॉन्ड्स हैं दे आर स्टेबल बॉन्ड्स। सेकेंड फीचर है नॉन आयनिक करैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि इनके अंदर जो मेजर एलिमेंट है ये कार्बन का एटम है। कार्बन का एटम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4A से बिलोंग करता है, जिसका नॉन मेटेलिक करैक्टर ज्यादा होने की वजह से ये ट्रू सेंस के अंदर कोवलेंट कंपाउंड्स बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दे ट्रू सेंस में कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं और इनका करैक्टर जो है वो नेचर में कोवलेंट करैक्टर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी है सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये नेचर वाइज एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टीज में मिलते जुलते हैं। उसकी रीज़न अभी हमने डिस्कस किया कि जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनके अंदर सब में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड है, इस वजह से सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट वही होंगी जो जनरल कोवलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। There exists a close relationship between different organic compounds. This is exemplified by the existence of homologous series. So हम ये कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ये एक दूसरे के होमोलोग्स होते हैं। होमो मीन्स सेम, लोग्स मीन इन प्रॉपर्टीज। तो हम ये कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली आर होमोलोगस। मतलब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड की किसी फैमिली में आपको किसी एक मेंबर की प्रॉपर्टी का पता है तो बाकी तमाम फैमिली मेंबर्स की प्रॉपर्टीज विदाउट अ स्मॉल वेरिएशन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज विद अ स्मॉल वेरिएशन हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दिस सिमिलैरिटी इन बिहेवियर हैज रिड्यूस्ड द स्टडी ऑफ मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स टू अ ओनली फ्यू होमोलोगस सीरीज। तो इसका फायदा ये होता है कि अगर किसी फैमिली के किसी एक मेंबर की प्रॉपर्टीज आपको पता है तो बाकी तमाम मेंबर्स की प्रॉपर्टीज आप उसी पैटर्न के ऊपर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इस होमोलोगस सीरीज का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि बजाय हम लाखों कंपाउंड्स को अलग अलग स्टडी करें तो हम क्या करते हैं सिर्फ चंद एक फैमिलीज को स्टडी करते हैं जिससे हमें
उन तमाम लाखों कंपाउंड्स की स्टडी को समझने में आसानी हो जाती है। तो ये था आपके पास सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। नंबर 4 है कम्प्लेक्स नेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मोस्टली जो है ये बहुत लार्ज और स्ट्रक्चरली क्या होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं। इस वजह से इनको स्टडी करना या इनकी केमिस्ट्री को समझना कोई इतना आसान नहीं होता। जैसे आपको एग्जांपल्स देते हैं। पहली एग्जांपल है स्टार्च हैज द फार्मूला C6H10O5 n टाइम्स वेयर n मे बी सेवरल थाउजेंड्स। तो ये है स्टार्च की स्ट्रक्चर जिसके अंदर इस तरह की रिंग्स की तादाद कम से कम 300 से 600 के दरमियान हो सकती है। तो इससे हम इसकी स्ट्रक्चर का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो स्टार्च का मॉलिक्यूल है ये साइज में कितना बड़ा होगा। सेकंड एग्जांपल है प्रोटीन की एग्जांपल। प्रोटीन्स आर वेरी कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैविंग मॉलिक्यूलर मासेस रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू थाउजेंड्स टू अ मिलियन। सो जो एक प्रोटीन का सबसे छोटे से छोटा मॉलिक्यूल होता है उसका मॉलिक्यूलर मास भी कम से कम 10,000 होता है और 10,000 से लेकर ये आगे मिलियंस तक हो सकता है। ये डिपेंड करता है प्रोटीन के साइज के ऊपर। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल का आपको स्केलेटन दिखाया गया है। इसके अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद जो है ये थाउजेंड्स के अंदर होती है। तो इससे हम प्रोटीन के मॉलिक्यूल के साइज का अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल साइज में कितना बड़ा होता है। साइज में बड़ा होने की वजह से दे आर कम्प्लेक्स इन नेचर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है विच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनमें ये एबिलिटी है कि इनके आइसोमर्स बनते हैं। आइसोमर्स क्या होते हैं? इट इज़ अ वेरी कॉमन फिनोमिना इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वेरी ऑफन more than one compounds are represented by the same molecular formula, however they have different structural formulas। तो जी हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन जब आप उनकी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो स्ट्रक्चर के एतबार से एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं और ये फिनोमिना आइसोमेरिज्म का फिनोमिना कहलाता है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कॉमन है। तो आइए अब हम आइसोमेरिज्म की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहली एग्जांपल है कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। अब इसकी दो पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं। पहले स्ट्रक्चर में दो कार्बन एटम के दरमियान ऑक्सीजन का एटम है और सेकेंड एग्जांपल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है और इस मॉलिक्यूल का नाम इथाइल अल्कोहल है। अगर आप इसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे तो दोनों एग्जांपल्स के अंदर कार्बन एटम्स की तादाद 2 है, हाइड्रोजन एटम 6 हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। लेकिन जब हमने इनकी स्ट्रक्चर ड्रा की तो स्ट्रक्चर में देयर आर 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। तो क्योंकि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है लिहाजा ये एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं। सेकेंड एग्जांपल है ब्यूटीन जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 है। इसकी भी आगे दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। पहली स्ट्रक्चर है 1 ब्यूटीन और सेकेंड पॉसिबल स्ट्रक्चर है 2 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन के अंदर जो आपके पास डबल बॉन्ड की पोजीशन है ये डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है ये 1 के ऊपर है और जो सेकेंड एग्जांपल है इसमें जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है ये नंबर 2 के ऊपर है। तो ये थी आपके पास प्रॉपर्टी नंबर 5 आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाते हैं और ये फिनोमिना आइसोमेरिज्म कहलाता है। फीचर नंबर 6 है रेट्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। क्योंकि इनमें नेचर में कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से इनके रेट्स ऑफ रिएक्शन मोस्टली क्या होते हैं? लो होते हैं। द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर स्लो and in general the yields are also very low. The slow rates of organic reactions is due to the molecular nature of organic compounds. Organic reactions के अंदर जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होना है तो उनमें सबसे पहले मोस्टली जो है वो प्रीवियस बॉन्ड्स ने ब्रेक होना होता है, फिर मॉलिक्यूल के अंदर रीअरेंजमेंट होती है, फिर नए बॉन्ड्स ने बनना होता है। इस वजह से रिलेटिवली ये जो रिएक्शंस हैं ये आयनिक रिएक्शंस की निस्बत स्लो होते हैं। इसकी एग्जांपल अगर आप लोग डियर स्टूडेंट्स लेना चाहें तो हमारे जिस्म के अंदर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो एंजाइम्स की मौजूदगी में होते हैं, इवन एंजाइम्स आर द मोस्ट एफिशिएंट कैटलिस्ट, फिर भी हमारे जिस्म के अंदर उनको होने के लिए टाइम चाहिए होता है। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड है, अगर आप एक कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल डाइट के जरिए लेते हैं तो बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट होने के लिए एंजाइम्स की मौजूदगी में कुछ टाइम चाहिए होता है।
लेकिन जो मोस्टली लेबोरेटरी के अंदर हम लोग रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो आयनिक इन नेचर होते हैं, तो वो विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारी आंखों के सामने कंप्लीट हो जाते हैं। तो जब हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस को आयनिक रिएक्शंस के साथ कंपेयर करते हैं तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन और इनकी यील्ड दोनों जो है ये क्या होती हैं, लो होती है। सेवंथ प्रॉपर्टी है सोलबिलिटी। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड नेचर में पोलर या नॉन पोलर हो सकता है। अगर कोवलेंट बॉन्ड नेचर में पोलर है तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर के अंदर सॉल्युबल हो सकते हैं, लेकिन अगर कोवलेंट बॉन्ड नेचर में आपका नॉन पोलर है तो ऐसे तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होंगे। क्योंकि मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो बॉन्ड होता है ये कार्बन और कार्बन के दरमियान होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना होने की वजह से ऐसे बॉन्ड्स को नॉन पोलर बॉन्ड्स का नाम दिया जाता है, और नॉन पोलर बॉन्ड जो है ये वाटर के अंदर मोस्टली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। फिर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम बेंजीन या पेट्रोलियम ईथर वगैरह जैसे सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व करते हैं। Most organic compounds are insoluble in water and dissolve readily in non-polar organic solvents such as benzene, petroleum ether, etc. तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का पहला टॉपिक। अब हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि ये जो केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली ब्रांच हम स्टडी करते हैं, इसकी हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन लिविंग सिस्टम इंक्लूडिंग आवर ओन बॉडीज आर ऑर्गेनिक इन नेचर। क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी कंपाउंड्स हैं, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं, इस वजह से इन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। दे इन्वॉल्व सच लाइफ मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। They all contain thousands of carbon atoms। तो इसका मतलब जो हमारे अंदर होने वाले मेटाबॉलिक रिएक्शंस की स्टडी है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है। सेकंड पॉइंट है, ये जो प्रोडक्ट आपके सामने लिखी है प्लास्टिक, और पिक्चर के अंदर आपको कुछ प्लास्टिक की बनी हुई प्रोडक्ट्स दिखाई जा रही हैं। इससे हमें अंदाजा होगा कि ये जो प्लास्टिक है इसकी हमारी डेली लाइफ के अंदर क्या वर्थ है। तो इस इमेज के अंदर प्लास्टिक की बनी हुई मुख्तलिफ चीजें हमें नजर आ रही हैं, जैसे प्लास्टिक की चेयर है, प्लास्टिक की आपके पास जो और चीजें नजर आ रही हैं। सिमिलरली एक और इमेज के अंदर प्लास्टिक की बनी हुई डिफरेंट शेप की बॉटल्स, कुछ डिस्पोजेबल प्लास्टिक की बनी हुई चीजें। तो प्लास्टिक एक ऐसी चीज है, अगर ये कहा जाए कि शायद इसके बिना आजकल के दौर में हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत ना होगा, क्योंकि हम लोग प्लास्टिक और प्लास्टिक की बनी हुई चीजों के ऊपर इतना ज्यादा रिलाय करते हैं कि शायद इसके बिना जिंदगी का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। इसके अंदर एक पिक्चर मैंने नहीं लगाई है, वो है आपके पास प्लास्टिक के बने हुए शॉपिंग बैग्स। तो एक पाई चार्ट की मदद से हम प्लास्टिक की कंजम्पशन को एक्सप्लेन करते हैं, जिससे हमें ये आइडिया होगा कि हमारी डेली लाइफ के अंदर प्लास्टिक जो है ये मुख्तलिफ जगह पे किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखते हैं ये जो ब्लैक कलर का है ये है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, यहाँ पे इसकी कंजम्पशन 7.75% है। देन ब्लू कलर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे आपकी वायर्स के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, तो टोटल प्लास्टिक का 5.525% जो है ये यहाँ पे कंज्यूम होता है। सिमिलरली ये जो आपके पास डार्क ब्लू कलर है बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में, इसका शेयर जो है ये 20.45% है। सिमिलरली पैकिंग मटेरियल में इसका शेयर 39.475% है, और अदर एरियाज ऑफ लाइफ के अंदर इसका शेयर जो है ये 26.8% है। तो शायद ही आपकी लाइफ की कोई ऐसी फील्ड होगी जिसके अंदर प्लास्टिक यूज नहीं होता है। तो इससे हमें प्लास्टिक की अहमियत का अंदाजा होता है कि प्लास्टिक हमारी डेली लाइफ के अंदर कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इस प्लास्टिक की कंपोजिशन को देखते हैं। ये आपके सामने कुछ प्लास्टिक की टाइप्स का जनरल फार्मूला मैंने लिखा है, जैसे प्रोपाइलीन है, इसका जनरल फार्मूला, इसके अंदर सिर्फ हमें दो किस्म के एलिमेंट्स नजर आते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। इसका मतलब ये प्रोपाइलीन आपका हाइड्रोकार्बन का पॉलीमर है। सिमिलरली सेकंड एग्जांपल है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम कॉमन लैंग्वेज के अंदर पीवीसी कहते हैं, और पीवीसी के हमारी डेली लाइफ के अंदर बने हुए पाइप्स इस्तेमाल होते हैं, प्लास्टिक के पीवीसी के पाइप्स। इसका जनरल फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl N टाइम्स
तो ये आपके पास हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। और थर्ड एग्जांपल है पॉलीथाइलीन। तो ये पॉलीथीन के शॉपिंग बैग्स इसी स्ट्रक्चरल फार्मूला से बनते हैं या उनकी कंपोजिशन यही होती है। तो इन एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि जो प्लास्टिक है ये प्योरली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और इसकी डेली लाइफ के अंदर अहमियत हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ये है मेडिसिन्स। तो हमारी डेली लाइफ के अंदर मेडिसिन्स का क्या रोल है? क्या मेडिसिन्स के बिना जो हमारे जिस्म के अंदर होने वाली मुख्तलिफ बीमारियां हैं उनको हम लोग उनका इलाज कर सकते हैं? तो ये इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही हम मेडिसिन्स की कंपोजिशन को देखते हैं तो इसकी कंपोजिशन के अंदर ये हमें नजर आता है कि ये प्योरली हाइड्रोकार्बन्स हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं ये जो मेडिसिन्स हैं ये इन मेडिसिन्स का बनना ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अचीवमेंट है। थर्ड एग्जांपल है प्रिजर्वेटिव्स। हम अपने डेली लाइफ के अंदर मुख्तलिफ किस्म की फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए कुछ केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं जिन्हें हम प्रिजर्वेटिव्स का नाम देते हैं। जैसे इस इमेज के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के अचार जो हैं इनको क्या करते हैं या मुख्तलिफ किस्म के स्पेसिमेंस को केमिकल्स इस्तेमाल करते हुए प्रिजर्व कर लेते हैं ताकि ये बैक्टीरिया और वायरस वगैरह के इफेक्ट की वजह से खराब ना हो जाए। लेकिन जब हम इन प्रिजर्वेटिव्स की कंपोजिशन को देखते हैं, इनके स्ट्रक्चरल फार्मूला को देखते हैं तो ये नजर आता है कि दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। उसका मतलब जितने भी प्रिजर्वेटिव्स हैं इनका ताल्लुक भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ है। नेक्स्ट है पेंट्स एंड डाइज। ये भी हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके दो काम हैं, ये मेटल की बनी हुई चीज़ों को जंग लगने के अमल से बचाते हैं और दूसरा ये आपकी चीज़ों की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। लेकिन जब इन पेंट्स का स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं, इनकी कंपोजिशन को देखते हैं तो ये पता चलता है कि सारे के सारे जो आपके पेंट्स एंड डाइज हैं ये नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जैसे ये येलो कलर है, येलो कलर के अंदर आपको बेंजीन की रिंग्स नजर आ रही हैं। बेंजीन की रिंग के अंदर सिर्फ कार्बन के एटम्स हैं और साइडों पे ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम है। नेक्स्ट है टेक्सटाइल फाइबर। टेक्सटाइल फाइबर दो तरह का होता है, एक है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल फाइबर। जो नेचुरल टेक्सटाइल फाइबर है ये तो कॉटन से हासिल किया जाता है, लेकिन आपकी पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए लेबोरेटरी के अंदर भी सिंथेटिक फाइबर बनता है। अगर ये सिंथेटिक फाइबर ना हो तो जो आपकी पॉपुलेशन की डिमांड है फाइबर की वो शायद पूरी ना हो सके। लेकिन अगर हम इस सिंथेटिक टेक्सटाइल फाइबर की कंपोजिशन को देखते हैं तो कंपोजिशन को देखकर ये पता चलता है कि ये प्योरली जो है ये हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स हैं। तो इसका मतलब सिंथेटिक फाइबर का बनना ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है। पेस्टिसाइड्स, मुख्तलिफ किस्म के पेस्ट को अपनी डेली लाइफ में किल करने के लिए हम कुछ केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। इन केमिकल्स को हम लोग पेस्टिसाइड्स का नाम देते हैं। लेकिन अगर हम पेस्टिसाइड्स की कंपोजिशन देखते हैं तो ये पेस्टिसाइड्स नेचर में हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। डिटर्जेंट्स, जो आपका क्लींजिंग एक्शन है ये शायद डिटर्जेंट्स और सोप के बिना पॉसिबल नहीं है। ये इस पिक्चर के अंदर, इस इमेज के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सोप्स नजर आ रहे हैं। सिमिलरली एक और पिक्चर के अंदर मुख्तलिफ किस्म के आपके पास डिटर्जेंट्स हैं। लेकिन अगर हम इन सोप्स या डिटर्जेंट्स की कंपोजिशन को देखते हैं, कंपोजिशन को देखकर हमें इस बात का अंदाजा होता है कि ये भी नेचर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो डिटर्जेंट्स और सोप्स की डेवलपमेंट भी ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आइए अब हम अपने इस लेक्चर को रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने वाइटल फोर्स थ्योरी के कॉन्सेप्ट को देखा। इब्तदा के अंदर साइंसदानों ने बहुत बार ये कोशिश की कि किसी तरह से लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया जाए, लेकिन बार बार की कोशिश के अंदर जब वो ये नाकाम हुए तो ये वो बात सोचने पे मजबूर हो गया कि शायद ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। उसकी रीज़न उन्होंने ये दी कि शायद लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई ऐसी मेस्मराइजिंग फोर्स होती है जिनके बिना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये फोर्स कुदरती तौर पर सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है। इस वजह से इस फोर्स को वाइटल फोर्स का नाम देते हैं और इस कॉन्सेप्ट को वाइटल फोर्स थ्योरी का नाम देते हैं। फिर उसके बाद हमने वोहलर्स वर्क की सिग्निफिकेंस देखी। वोहलर वो साइंसदान था जिसने केमिस्ट्री के अंदर रेवोल्यूशन लेके आया। इसने लेबोरेटरी के अंदर एक इनऑर्गेनिक मटेरियल से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज किया
और उसके बाद से अब तक लेबोरेटरी के अंदर लाखों की तादाद में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए जा रहे हैं और उनको हमारी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसने जो वाइटल फोर्स थ्योरी का कॉन्सेप्ट था उसको रिजेक्ट किया और प्रैक्टिकली एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। फिर उसके बाद हमने मॉडर्न डेफिनेशन देखी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। मॉडर्न डेफिनेशन की यहाँ पे जरूरत क्यों पेश आती है, क्योंकि इससे पहले ये कॉन्सेप्ट था कि शायद जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिस्सा हैं, लेकिन हमने देखा कि कार्बन के कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो अपनी प्रॉपर्टीज की बुनियाद के ऊपर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं कहते। इस वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रीडिफाइन करना जरूरी था। और एक और बात कि जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एनालाइज किया तो उसके अंदर हमें ये नजर आया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली इनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के अलावा चंद और एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन के एटम्स शामिल होते हैं जिन्हें हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव इज सिंपली नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर उसके बाद हमने कॉमन फीचर्स देखे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। 7 कॉमन फीचर्स थे। उसमें सबसे पहला फीचर था नेचर ऑफ कार्बन एटम, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर शायद जो नेचर कार्बन एटम की है किसी और एलिमेंट की नहीं है। फिर इसको हमने सब डिवाइड किया था 2 पॉइंट्स के अंदर। पहला पॉइंट था कैटेनेशन का, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स इज नोन एज कैटेनेशन। सेकेंड प्रॉपर्टी थी टू फॉर्म स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स विद कार्बन इटसेल्फ आल्सो एंड विद अदर एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन एटसेट्रा। तो कार्बन के अंदर ये एबिलिटी है कि ये कैटेनेशन और स्टेबल मल्टीपल बॉन्ड्स बनाता है। सेकेंड फीचर था कि आपने देखा कि जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं इनका रेट ऑफ रिएक्शन आपके इनऑर्गेनिक या जिन्हें हम आयनिक रिएक्शंस कहते हैं उनकी निस्बत रिलेटिवली स्लो होता है। फिर उसके बाद नंबर 3rd प्रॉपर्टी थी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचर में या आपके पास पोलर हो सकता है या नॉन पोलर। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड नेचर में पोलर है तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होगा, जैसे कि अल्कोहल्स हैं इनके अंदर पोलैरिटी होती है और पोलर नेचर होने की वजह से ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। और अगर ये नॉन पोलर नेचर के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो ये मोस्टली इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स की बजाय जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं लाइक पेट्रोलियम ईथर या आपके पास बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो ये ऐसे सॉल्वेंट्स के अंदर क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। फिर 4th प्रॉपर्टी थी आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम जो है वो एक दूसरे के आइसोमर्स का नाम देते हैं और ये प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कॉमन है। फिर 6ठी प्रॉपर्टी थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि इनके अंदर जो सेंट्रल एटम होता है ये कार्बन है, कार्बन का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 से है और इसका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर साइज छोटा होने की वजह से ज्यादा है, तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है और इसके सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नेचर में कोवलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। तो कोवलेंट होने की वजह से इनमें आयनिक कैरेक्टर नहीं होता, तो हम इसलिए इनको नॉन आयनिक जो है वो तस्वर करते हैं और ये प्योरली जो है ये क्या है, कोवलेंट इन कैरेक्टर है। फिर इनकी लास्ट जो है वो प्रॉपर्टी थी कि जब इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम स्ट्रक्चर को देखते हैं तो स्ट्रक्चर को देखकर ये अंदाजा होता है कि ये कोई सिंपल और सादा मॉलिक्यूल्स नहीं है बल्कि दे आर रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स है। फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद हमारा अगला टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हमने कोशिश की कि अपनी डेली लाइफ के अंदर आपको इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में गाइड किया जाए। तो मैंने उस मकसद के लिए आपको आपकी डेली लाइफ के अंदर चंद चीज़ों की एग्जांपल्स दी और उन चीज़ों की एग्जांपल के साथ साथ हमने आपको उनकी कंपोजिशन बताई। कंपोजिशन के अंदर हमने देखा कि या तो वो तो प्योरली हाइड्रोकार्बन्स हैं या हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स हैं। जैसे एग्जांपल्स के अंदर हमने सबसे पहले प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स की बात की जो कि हमारे जिस्म के अंदर होते हैं और जिस्म के अंदर होने वाले बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हमने देखा प्लास्टिक के हमने अपनी डेली लाइफ के अंदर यूजेज देखे और बाद में इसकी कंपोजिशन को देखा। तो कंपोजिशन में ये अंदाजा होता है कि दे आर प्योरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिर हमने पेंट्स और डाइज, सिमिलरली हमने सिंथेटिक फाइबर की बात की, पेस्टिसाइड्स की बात की और लास्ट में हमने सोप्स एंड डिटर्जेंट्स की बात की। जब हम इनकी कंपोजिशन को देखते हैं तो ये पता चलता है कि इन तमाम चीज़ों की डेवलपमेंट में जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व है।
क्योंकि ये प्योरली जो हैं कंपोजिशन के एतबार से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एट लास्ट आज के हमारे टॉपिक से रिलेटेड आपकी असाइनमेंट्स हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई वाइटल फोर्स थ्योरी गॉट रिजेक्टेड, वाइटल फोर्स थ्योरी क्यों रिजेक्ट हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपने मॉडर्न डेफिनेशन देखनी है क्या है। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन विद एन एग्जांपल कैटेनेशन, आपने कैटेनेशन को डिफाइन भी करना है और इसकी एग्जांपल भी देनी है। नेक्स्ट है आपके पास व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये हमारे लेक्चर का जो लास्ट पार्ट था ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड था।